Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मापन के दूसरे दो स्तर की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम मापन के दो स्तर डिस्कस कर चुके हैं, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल या नामिक मापनी और क्रम सूचक मापनी। इनके बारे में हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मापन के जो आगे के दो स्तर हैं, जिसमें एक है अंतराल मापनी और दूसरा है अनुपात मापनी, इनके बारे में बात करेंगे। अंतराल मापनी की अगर हम बात करें तो जिस रेबर और रेबर के अनुसार इसकी जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है कि अंतराल मापनी वह मापनी है जो प्रेक्षित परिणामों के बीच अंतरों के संबंध में सुनिश्चित कथनों को परिवर्तित करती है, अर्थात मापन के अंतराल का अलग अलग उल्लेख किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें तो अंतराल मापन से विभिन्न कथनों या वस्तुओं के बीच दूरी या अंतर की जानकारी मिलती है। जहां इससे पहले वाला जो हमारी मापनी थी या स्केल था, दैट इज़ ऑर्डिनल स्केल या क्रम सूचक, उसमें हम डेटा को या प्रदत्त को या जो भी हमारे लोग थे, सैंपल था, उसे हम क्रम में तो बांट देते थे, यानी कि बड़े से छोटे में, उच्च से निम्न में, इस तरीके से हम क्रम में बांट देते थे। लेकिन वहाँ हमें ये नहीं पता होता था कि उनके बीच में अंतर कितना है। यदि हम हाइट के अनुसार अगर 10 बच्चों को लाइन में लगा दें तो क्रम सूचक मापनी में हम उसे छोटे से बड़े के रूप में हाइट में लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि पहले और दूसरे के बीच में हाइट का अंतराल कितना है या दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में हाइट का अंतराल कितना है। जबकि ये जो अंतराल मापनी है ये हमें ये सुविधा देती है कि इसके द्वारा हमें दो चरों के बीच या दो जो हमारी वस्तुएं हैं उनके बीच में हमें अंतराल का भी पता चल सके कि उनके बीच में अंतर कितना है। इस तरीके से इस मापन की इकाई इसमें हमें ज्ञात रहती है और वो लगभग स्थिर रहती है, जो क्रमिक वस्तुओं पर समान रूप से लागू होती है। जैसे यदि हम टेम्परेचर बोलें तो इसमें अगर हम कहते हैं कि 40 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि हम ये एक क्रम सूचक मापनी में हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु का तापमान अधिक है, इस वस्तु का तापमान कम है। जबकि मापन जो अंतराल मापनी है उसके द्वारा हम बता पाएंगे कि इस चीज़ का तापमान 40 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है, अर्थात दोनों के बीच जो अंतर है, अंतराल है, वो 10 डिग्री का है। तो ये जो 10 डिग्री का अंतराल है ये आपको अंतराल मापनी के द्वारा ही ज्ञात होता है। इसको आप क्रम सूचक मापनी से पता नहीं लगा सकते। तो इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मापनी की है वो है, इस मापनी में वास्तविक शून्य नहीं होता। वास्तविक शून्य बिंदु का मतलब है कि आपको यदि आप कहते हो कि 30 और 40 के बीच में 10 डिग्री का अंतर है, तो उसी तरीके से 20 और 10 के बीच में भी 10 डिग्री का अंतर है। लेकिन वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होने के कारण आप ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री 10 से जितना अधिक तापमान है उतना ही 40 डिग्री 30 से अधिक होगा। ये कहना आपके लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट शून्य नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू अगर बताना चाहूँ तो आप देखिए, जैसे ये आपका कोई स्केल है, इसके ऊपर यहाँ आपका एग्जैक्ट शून्य है और उसके बाद यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 2, यहाँ 3 और यहाँ यदि 4 है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि अगर वास्तविक शून्य है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी है 2 और 3 के बीच में भी उतनी ही दूरी है। क्यों? क्योंकि ये 0 से इक्वली आपको दिख रहे हैं। लेकिन यदि आपको 0 का अता पता ही ना हो, डायरेक्ट आप 1, 2, 3 और 4 करें तो आप 0 यहाँ भी हो सकता है, 0 यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका ये कहना कि 0 से 1 के बीच की जो दूरी है वो 0 से 2 के बीच की दूरी का आधा है, या 0 से 2 के बीच की दूरी 0 से 1 के बीच की डबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आपका 0 यहाँ भी हो सकता है, आपका 0 इससे आगे भी हो सकता है, आपका 0 इससे पीछे भी हो सकता है। तो आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि इन दोनों के बीच में डबल का अनुपात है या आधे का अनुपात है, 1:2, यानी अनुपात को आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि यदि
आपके पास किसी मापनी में एग्जैक्ट शून्य बिंदु नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आपको नहीं पता, और आपका 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से दिए हुए हैं, तो आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि 1 और 0 और 1 के, क्योंकि ये 0 है यहाँ से पे, अगर सपोज़ करें तो आप अगर ये कहें कि 0 से 1 के बीच की जो दूरी है वो 0 से 2 के बीच की दूरी की आधी है, ये आप तभी कह पाएंगे जब आपके पास एग्जैक्ट शून्य बिंदु हो। जब एग्जैक्ट शून्य नहीं होता तो शून्य यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें आप देखिए यदि यहाँ है तो 0 से 1 के बीच की दूरी 0 से 2 के बीच की दूरी की आधी नहीं है, उससे और भी ज़्यादा कम है। तो ये क्योंकि अंतराल मापनी जो है उसमें ये एग्जैक्ट शून्य कहाँ है ये आपको नहीं पता होता, इसलिए आप इसमें अनुपात को नहीं दर्शा सकते, अनुपात को नहीं बता सकते। तो इसीलिए जैसे यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि 40 और 30 डिग्री के बीच में जो अंतराल है वही 20 और 10 के बीच में होगा, क्योंकि वास्तविक शून्य नहीं होता। तो इस तरीके की आप मापनियाँ देखते हैं कैलेंडर में। आपको कैलेंडर का एग्जैक्ट 0 कब से कैलेंडर शुरू हुआ, कौन सा पहला दिन था इस धरती का, ये किसी को नहीं पता। तो हम एग्जैक्ट कैलेंडर हम नहीं बता सकते कि कितना अनुपात सही चल रहा है या नहीं है, हम सिर्फ अंतराल बताते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर थर्मामीटर देखें तो थर्मामीटर में भी जब आप देखते हैं कभी भी उठा के देखिएगा, थर्मामीटर में कभी एग्जैक्ट 0 नहीं होता। आपको वहाँ ह्यूमन जो टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो उसका मार्क दिया हुआ होता है, और उसके पीछे आपको 96 तक दिया होता है, उसके आगे 98.4 के आगे 99, 100, 101, 2, 3, 4 इस तरह दिए होते हैं। तो कभी भी आप ये नहीं कह पाते कि जो आपका टेम्परेचर है 101 का जो टेम्परेचर है वो 102 और 101 के बीच में जो अंतर है वही 102 और 104 के बीच में होगा, या 103 के बीच में होगा, यह कहना संभव नहीं होता। तो जनरली जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनके अंदर ये अंतराल मापनी को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनका एग्जैक्ट शून्य हमें ज्ञात नहीं होता। चाहे हम बुद्धि कहें, यदि किसी टेस्ट पे किसी व्यक्ति की बुद्धि 0 आती है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का IQ 0 है, क्योंकि हो सकता है वो परीक्षण जिस चीज़ को नाप रहा है, जिस बुद्धि को नाप रहा है, उसकी स्टार्टिंग ही कहीं 10, 20, 15 से शुरू हुई हो, जिसे हम उस टेस्ट पे 0 मान रहे हैं। तो एग्जैक्ट शून्य साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में नहीं होता, चाहे वो रुचि हो, एप्टीट्यूड हो, एटीट्यूड हो, इंटरेस्ट हो या IQ हो, कोई भी चीज़ साइकोलॉजी में 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ मात्रा में होती है। हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट पे हम उसे 0 परसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी हैं वो अंतराल मापनी पर ही बने हैं, और अंतराल मापनी के अंतर्गत जो हम सांख्यिकी काम में लेते हैं वो आपकी जो पहले वाली दोनों मापनियाँ हैं, नामिक मापनी और क्रमिक मापनी, उनसे हायर लेवल की स्टैट्स काम में ली जाती है। जैसे इसमें आप मीडियन काम में लेंगे, मीन काम में लेंगे, T टेस्ट काम में लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन काम में आता है, R टेस्ट काम में आता है। ये सारे आप अंतराल मापनी में यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी मापनी, जो कि है अनुपात मापनी। ये बाकी तीनों मापनियों से सबसे हायर लेवल की मापनी है, उच्च स्तरीय मापनी है, और इसमें सांख्यिकी भी उच्च स्तरीय उपयोग में की जाती है। और एक तरीके से ये बिल्कुल बहुत ही एडवांस स्केल है मेजरमेंट का। इसके अंदर बाकी सारी विशेषताएं जो अब तक आपने पढ़ी है पिछली मापनियों की वो तो होती ही होती है, साथ ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वास्तविक शून्य बिंदु होता है। अतः इस मापनी का जो मैक्सिमम उपयोग है वो भौतिक शास्त्र या जो है जिसे हम नेचुरल साइंस प्योर साइंस बोलते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, इनमें काम में लिया जाता है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं ग्राम में या मीटर में, लीटर में कोई अगर आप टेबल को नाप रहे हैं तो डेफिनेटली वो टेबल एक स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 पे होगी, और उसके बाद आप उसकी लेंथ या ऊंचाई या हाइट जो भी है वो नापते हैं। इसी तरीके से आप वज़न है तो वो 0 ग्राम भी होगा, वो 0 किलो भी होगा, तो उसके आगे वो पॉइंट्स में बढ़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वास्तविक शून्य बिंदु को दर्शाती है, क्योंकि भौतिक शास्त्र में वास्तविक शून्य होता है, और इसलिए इस मापनी का जो मैक्सिमम उपयोग है वो भौतिकी में या प्योर साइंस में किया जाता है, और ये बाकी तीनों मापनियों से अधिक श्रेष्ठ मापनी है। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो रेबर ने बताया है कि अनुपात मापनी वह मापनी है जिसमें मापन पर मापित किए जाने वाले
प्रेक्षणों की मात्रा के अनुपात की अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ क्योंकि प्रॉपर शून्य है तो यहाँ आप कह सकते हो कि 0 से 1 की दूरी जितनी है वो 0 से 2 की दूरी जितनी है उसका आधा है, क्योंकि इसमें आप अनुपात बता सकते हो। 0 आपके पास फिक्स्ड स्थान पर है, तो 0 से 1 के बीच में जितना गैप है वो 0 से 2 के बीच के गैप का आधा है, या हम ये कहते हैं 0 से 2 के बीच में जो गैप है वो 0 से 1 के बीच में गैप का दुगुना है। तो यहाँ पे ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या उसका आधा, उसका चौथाई, उसका 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, इस तरीके के अनुपात आप अनुपात मापनी के द्वारा ही दे सकते हो, क्योंकि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु रहता है जबकि अंतराल मापनी में नहीं होता। तो इस तरीके से इस मापनी ये जो चीज़ है वास्तविक शून्य, ये अनुपात मापनी को और अधिक एडवांस बना देता है, और इसके अंदर भी कई तरीके की मैक्सिमम जो सांख्यिकी है वो उपयोग में ली जाती है। मनोवैज्ञानिक मापन में इस मापनी का उपयोग हालांकि कम होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक मापन जैसे मैंने बताया जो भी गुण हैं वो सापेक्षिक रूप में होते हैं, वो निरपेक्ष नहीं होते। बुद्धि आप किसी के सापेक्ष में आप दो का कंपैरिजन कर पाएंगे कि ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम है, लेकिन कम कितना है ये आप नहीं पता लगा पाएंगे, या उसकी बुद्धि कितनी शून्य है ये आप कभी नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक शून्य नहीं होता। जबकि आप भौतिक शास्त्र में बिना किसी सापेक्ष के आप निरपेक्ष भी बता सकते हैं, ये 2 किलो है, ये 2 लीटर है, ये 2 मीटर है, ये आप बता सकते हैं। साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में इन नंबरों का अपने आप में निरपेक्ष रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यदि मैं कह दूं किसी की IQ, जब तक IQ का स्केल नहीं बना था, आज हमारे पास कंपैरिजन के साधन हैं, अदरवाइज़ मैं कह दूं किसी की IQ 100 है, 50 है, 10 है, 120 है, 140 है, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि मैं आपको एक कंपैरिजन की टेबल ना दूं और जिस टेबल के अंदर ये ना लिखा हो कि 90 से 110 एवरेज है, 110 से ऊपर वाला IQ हाईली इंटेलिजेंट है, 80 से नीचे वाला जो है वो बिलो एवरेज है, और 70 से नीचे वाला मेंटली रिटार्डेड है। जब तक आपके पास कंपैरिजन की ये सुविधा नहीं होगी, यानी आप सापेक्ष रूप से ही बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं, निरपेक्ष रूप से नहीं। जबकि भौतिक शास्त्र में आप किसी भी वस्तु को भौतिक रूप से या आप निरपेक्ष रूप से उसे बता पाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो साइकोलॉजिकल जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनका मापन जो है वो अंतराल मापनी में होता है, जबकि जो भौतिक या फिजिकल या प्योर साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं उनका मापन अनुपात मापनी में होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके आगे हम सेकंड चैप्टर लेंगे जो स्टैटिस्टिक्स की और आपको विधियों के बारे में बताएगा, वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।